ओके, तो टिम्बर के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो टिम्बर कहते हैं वुडन प्रोडक्ट्स को जो हम बिल्डिंग मटेरियल में बनाते हैं। तो वुडन प्रोडक्ट्स में जिसकी सर पेड़ जो साउंड भी हम बहुत स्लो है आपकी। बिल्डिंग मटेरियल में इस्तेमाल करते हैं। हेलो, साउंड नहीं आ रहा है? सर साउंड बहुत स्लो है। स्लो है? यस सर। हेलो, अब ठीक है? हेलो। यस सर, तो यस सर। टिम्बर में हम पढ़ते हैं क्या कि टिम्बर, ठीक है, टिम्बर टिम्बर में जनरली हम वुडन प्रोडक्ट्स टिम्बर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले तो ट्री के बारे में पढ़ेंगे कि ट्री का क्या होता है, ठीक है। ट्री किसे कहते हैं, ठीक है, ट्री का क्या हेल्प है, पीसफुल लाइफ, इसमें क्या क्या हमारा क्या बेनिफिट है। तो इसका क्लासिफिकेशन ऑफ टिम्बर, टिम्बर मतलब कि ट्री को किस तरह से, पेड़ को किस तरह से क्लासीफाई करेंगे, ठीक है। एक्सोजीनियस रहता है, इंडोजीनियस। बट देख लो टिम्बर का डेफिनेशन क्या है। टिम्बर किसे कहते हैं, टिम्बर इज द आर्ट टू बिल्ड। टिम्बर मतलब है बनाना, कोई भी चीज को बनाना को कहते हैं टू बिल्ड। तो टिम्बर डिनोट द वुड। टिम्बर किसको कहते हैं, वैसा लकड़ी। हर हर पेड़ या हर प्लांट को टिम्बर नहीं बोला जा सकता, ठीक है ना। सिर्फ टिम्बर का कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया है। स्पेसिफिक क्राइटेरिया क्या है कि वैसा लकड़ी जो बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग में इस्तेमाल हो, चाहे अदर इंजीनियरिंग पर्पज में इस्तेमाल हो, ठीक है। जैसे कि फर्नीचर बनाना है, वुडन डोर्स बनाना है, विंडोज बनाना है, चाहे पहले होता था कि रेलवे स्लीपर सब बनाते थे, ठीक है ना। तो वैसे वैसे स्ट्रक्चर के पोर्शन को टिम्बर बोलते हैं। तो टिम्बर का क्या है, टिम्बर डिनोट्स wood which is suitable for building or carpentry और various other engineering purposes। अदर इंजीनियरिंग पर्पज में जो हेल्प करे उसको टिम्बर बोला जाता है, ठीक है। इट इज अप्लाई। और तो टिम्बर का कोई एक क्राइटेरिया क्या है कि जो हमारा ट्रंक होता है, सरकमफ्रेंस होता है पेड़ का मोटाई, ठीक है, 600 mm से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। नॉट लेस देन 600 mm, 600 mm से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। 600 mm से कम नहीं रहना चाहिए इसका सरकमफ्रेंस। ये जो सरकमफ्रेंस है, ठीक है, 2 पाई आर, 2 पाई आर हमारा कितना रहना चाहिए, 600 mm से कम नहीं रहना चाहिए। तो एक क्राइटेरिया ये भी है, ठीक है ना। तो टिम्बर में क्या क्या पढ़ेंगे पहले ये। टिम्बर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, देख लो। 3 चीज 4 चीज हमें पढ़ना है। सबसे पहले तो पेड़ को काटा कैसे जाता है, पेड़ को सीजनिंग क्या होता है, सीजनिंग करते हैं। फिर पेड़ को कन्वर्सन किया जाता है, सॉरी टिम्बर को कन्वर्सन किया जाता है। कन्वर्सन करने का मतलब है कि काट कैसे छोड़, उसका कन्वर्सन करने में किस शेप में हमें चाहिए, ठीक है। वो क्वार्टर से चाहिए कि इस तरह से, ये देख लेंगे 4 चीज। और फिर फाइनली हम पढ़ते हैं क्या कि प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर। हाँ, तो स्ट्रक्चर ऑफ इट, ठीक है। सबसे पहले जो ट्री का जो स्ट्रक्चर है हम शॉर्ट में बताने पहले 2 प्रकार से देखते हैं। मैक्रो स्ट्रक्चर जो ऊपर ऊपर दिखता है, माइक्रो स्ट्रक्चर। माइक्रो स्ट्रक्चर हो गया कि जो टेलीस्कोपिक व्यू हुआ, जैसे कि पेड़ में होता है, हम बायोलॉजी में पढ़े फूड ट्रांसपोर्ट या वाटर ट्रांसपोर्ट, जाइलम फ्लोएम होता है, वो होता है। फिर माइक्रो स्ट्रक्चर में तुम्हारा आ जाएगा जैसे कि रूट्स का माइक्रो स्ट्रक्चर में देख लेंगे, ठीक है। माइक्रो स्ट्रक्चर में जैसे कि कंडक्टिव सेल्स हो गया जो कंडक्ट करता है, मैकेनिकल सेल्स हो गया जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, स्टोरेज सेल्स हो गया वैसा सेल्स जो कि न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करता है, ठीक है। अब मैक्रो में हम क्या देखते हैं, मैक्रो में जो आंख से सामने से दिखता है, तो पेड़ को सिंपल काटेंगे, तो पेड़ को काटेंगे तो उसके बाद जो क्रॉस सेक्शन बनेगा, क्रॉस सेक्शन, ठीक है, उसको हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शन जो बनाते हैं तो उसको हम अलग अलग पार्ट को अलग अलग नेमिंग करते हैं, ठीक है। टीथ होता है, हार्टवुड होता है, जैसे जैसे सेंटर से बाहर की ओर निकलते जाते हैं तो टीथ होता है, हार्टवुड होता है, फिर सैपवुड आता है, फिर सैपवुड के बाद क्या आता है, कैम्बियम आएगा, फिर इनर बार्क आएगा, फिर फाइनली हमारा आउटर बार्क आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम देखेंगे कैसे कैसे क्या क्या पोजीशन है, ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या देखेंगे, प्रोसेसिंग ऑफ टिम्बर, ये इंपॉर्टेंट है। ये यही 4 प्रोसेस ये पूरे चैप्टर में, ठीक है। पेड़ को कैसे काटा जाए, सीजनिंग ऑफ टिम्बर हमारा इंपॉर्टेंट है। कन्वर्सन ऑफ टिम्बर, कन्वर्सन में होता है क्या, क्या करते हैं कन्वर्सन में, इस शेप से काटेंगे, ठीक है। परपेंडिकुलरली उसको आड़ी से काटा जाए या उसको पैरेलली काटा जाए। प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर, प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर में हम डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स के द्वारा जो लकड़ी में दीमक नहीं लगे, चाहे टर्माइट्स का अटैक नहीं हो, चाहे रॉट नहीं करे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मेथड अप्लाई करते हैं उस मेथड से इसमें, ठीक है।
ये सब तो सीजनिंग का ही है। दो तरीका से सीजनिंग होते हैं, नेचुरल सीजनिंग, आर्टिफिशियल सीजनिंग। का मतलब है जब पेड़ काटते हैं तो वो थोड़ा गीला है, क्या उसके बाँच में उसका टेस्ट रहता है। ठीक है, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, क्राउन बोला जाता है। ठीक है, और इसको क्या बोला जाता है, इसको ट्रंक बोला जाता है। ठीक है, और ये जो रूट्स है, इसको क्या बोलेंगे, रूट। ठीक है, तो हमको क्या काम है, हमें बस हम इस ट्रंक वाले पोर्शन से, ठीक है ना, वाले पोर्शन से काम रहेगा। ठीक है, तो मेथड्स ऑफ सीजनिंग है। मेथड्स ऑफ सीजनिंग में क्या करते हैं, नेचुरल सीजनिंग एंड आर्टिफिशियल सीजनिंग करते हैं। सीजनिंग करने का क्या मतलब है कि मॉइस्चर कंटेंट होता है, पेज जब काटते हैं तो मॉइस्चर कंटेंट क्या करता है, हेलो, ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है कि उसका बहुत ज्यादा रहता है। तो उस स्थिति में अगर कोई फर्नीचर बनाएंगे तो वहाँ मॉइस्चर कंटेंट को, पानी को जब उसके कंटेंट को कम नहीं करेंगे तो क्या होगा कि लकड़ी सड़ना चालू कर देगा। ठीक है, उस पर अटैक ऑफ इंसेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये होता है, तो इसलिए हम सीजनिंग करते हैं। तो पर्टिकुलर डिजायर्ड क्वांटिटी ऑफ मॉइस्चर हमको चाहिए। मान लो कि हमको चाहिए कि ये लकड़ी है, बैम्बू का ट्री है, चाहे साल का ट्री है, चाहे किसी भी तरह, उस पेड़ में हमको चाहिए कि अगर हमको हमको रेलवे स्लीपर्स बनाना है। ठीक है, रेलवे स्लीपर्स बनाना है, जैसे बेंटेक वुड है चाहे कोई भी वुड है, तो वो स्लीपर्स में हमको मॉइस्चर कंटेंट हमको क्या चाहिए। ठीक है, मान के चलते कि 10% मॉइस्चर कंटेंट चाहिए, तो वो 10% को आर्टिफिशियली भी बना सकते हैं, चाहे नेचुरल सीजनिंग भी कर सकते हैं। देखो ये सब आर्टिफिशियल सीजनिंग है। बॉइलिंग है, केमिकल सीजनिंग, इलेक्ट्रिकल हो गया, फिल्म सीजनिंग एंड वाटर सीजनिंग। ये डिफरेंस देखेंगे हम। ठीक है ना, क्या क्या डिफरेंस है हमारा नेचुरल और आर्टिफिशियल सीजनिंग में। जब हम सीजनिंग कर देते हैं तो सीजनिंग तो सारी यहाँ खत्म हो गया। तो सीजनिंग करने का पहले तो लकड़ी को काटें, लकड़ी में से मॉइस्चर निकालें, फिर लकड़ी को निकालने का उसको कन्वर्जन कर दे। कन्वर्जन करने का क्या मतलब है कि किस शेप से काट, किस हिसाब से काटा जाए। द प्रोसेस बाय व्हिच टिम्बर इज कट एंड सॉन इनटू सुटेबल सेक्शंस। लकड़ी का ब्लॉक लॉग ऑफ वुड होता है ना, मान लो ये लॉग ऑफ वुड, इस लॉग ऑफ वुड में से हमको ट्रांसपोर्ट करना है, तो हमको डिफरेंट पीसेस में काटना है। इस तरह से काट सकते हैं, चाहे तो इस तरह से पैरेलली काट सकते हैं, चाहे तो हम डायगोनली काट सकते हैं, इस तरह से लकड़ी कट सकता है, जिस हिसाब से हमको काटना है। ठीक है, ऑर्डिनरी सॉइंग होता है। ऑर्डिनरी सॉइंग होता है कि डायरेक्ट ये पेड़ है, इसको हम इधर से काट दिए। वाटर सॉइंग होता है। वाटर सॉइंग क्या करते हैं, ये देख लो। वाटर सॉइंग क्या होता है, ये जैसे कि लकड़ी है, ठीक है, ये दिखा रहा है, और डेली सही हो गया। ये ब्लॉक ऑफ वुड है, ये जो है इस तरह से मान लो कि ये लकड़ी का लॉग बना हुआ है। और डेली सही में क्या करेंगे, इस तरह से प्लेट इस तरह से काट देंगे। ठीक है, ये देख रहे हो, तो सामने से देखेंगे तो किस तरह से दिखेगा हमें, हाँ? ये देख लो, इस तरह से लाइनिंग लाइनिंग दिखेगा। और क्वार्टर सोइंग क्या, 1/4 इस तरह से काटेंगे। ठीक है, और फिर एक और सोइंग है, टेंजेंशियल सोइंग है। टेंजेंशियल सोइंग क्या हो गया कि टेंजेंट, देखो एक सर्कल नहीं है, सर्कल का टेंजेंट कैसे बनेगा, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट, ये और ये इस तरह से काटेंगे। ठीक है, तो हम टेंजेंशियल सोइंग कहेंगे। ये देखो रेडियल सोइंग, रेडियल सोइंग क्या हो गया कि रेडियली इसको काटेंगे। मान लो ये लॉग ऑफ वुड है, ठीक है, इसको हम रेडियली काटेंगे, इस तरह से काटेंगे, रेडियली। ये क्लियर दिखा देते हैं, देखो ये सब 100 कट्स है। 100 कट्स मतलब एक इधर से ये काटे, एक ये काटे, एक ये ऐसे 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 रेडियली काटे। ठीक है, रेडियल सोइंग। अब जब हम पहले तो फाइनली हमें क्या पढ़ना रहेगा, प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर। तो प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर में क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर में डिफरेंट डिफरेंट प्रिजर्व करना। प्रिजर्व किससे प्रिजर्व करेंगे, पानी से प्रिजर्व करना, और फिर रॉटिंग से प्रिजर्व करना, इंसेक्ट से प्रिजर्व करना। ठीक है, तो गुड प्रिजर्वेशन का क्राइटेरिया क्या, प्रिजर्वेटिव का गुड प्रिजर्वेटिव का क्राइटेरिया क्या होता है कि वो आसानी से लकड़ी पे स्प्रेड कर जाएगी। ठीक है, मान लो कोई पेंट है, एक लॉग ऑफ वुड है, उस पर कोई हमको प्रिजर्वेटिव लगाना है इस सरफेस पे, तो वो अगर स्टिक नहीं करेगा तो वो क्या होगा, बैड प्रिजर्वेटिव हो गया। गुड प्रिजर्वेटिव हो गया,
वो आसानी से प्रिजर्व कर जाए, वो ज्यादा इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस भी ना हो। ठीक है, ऐसा पेंट कर दिए, पता चला फिर दिमाग तो हट जाएगा, लेकिन फ्लेमेबल सब्सटेंसेस है तो कोई फायर आएगा तो फायर के कॉन्टेक्ट में आएगा तो आग लग जाएगा। वैसा प्रिजर्वेटिव नहीं लगाना है। ठीक है, प्रिजर्वेटिव से क्यों इस्तेमाल होता है, इंक्रीज द लाइफ ऑफ अ टिम्बर, टिम्बर की लाइफ को स्ट्रक्चर को इंक्रीज कर देते हैं। ये सब तो इस डिटेल में देखते हैं। तो हमारे पास कौन कौन सा प्रिजर्वेटिव है, देख लो। आस्को ट्रीटमेंट होता है, ठीक है, केमिकल साल्ट, कोल टार, टार में डुबा के, केमिकल साल्ट कोई चीज का केमिकल है, उस केमिकल में डुबा के निकाल दो लकड़ी को, ठीक है, उस पर जो कोटिंग चढ़ेगा वो एक प्रिजर्वेटिव का काम करेगा। ऑयल पेंट हो गया, सोलिग्नम पेंट हो गया, फिर शॉर्ट ऑयल हो गया, ये सब नाम है, ये सब जानना है। अब प्रिजर्वेटिव कर लिए तो फिर उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद फाइनली हम क्या देखते हैं, डिफेक्ट ऑफ टिम्बर। ठीक है ना, डिफेक्ट, फायर रेजिस्टेंस। फायर रेजिस्टेंस भी एक टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, देख लेंगे फायर रेजिस्टेंस। ठीक है ना, हमको उसके बाद क्या देखना पड़ता है, डिफेक्ट ऑफ टिम्बर, टिम्बर में कौन कौन सा डिफेक्ट आता है। डिफेक्ट किसके कारण, कन्वर्जन के कारण, मतलब कि गलत काट दिए, ठीक है, गलत काट दिए, उसके कारण भी हमारा कन्वर्जन के कारण होता है, सीजनिंग के कारण भी हो सकता है। ठीक है, सीजनिंग के कारण क्या होगा, मान लो कोई दरवाजा का लॉग ऑफ वुड है, ठीक है, इस तरह से टिम्बर है, ठीक है, वो सुखाने के लिए दिए हुए हैं, सुखाने के लिए दिए हुए हैं, तो देखोगे कि इस तरह से क्या होता है कि इस तरह से क्या हो जाएगा, इस तरह से बन जाएगा, ठीक है, कर्व टाइप का बन जाएगा। तो सीजनिंग इफेक्ट के कारण भी हमारा क्या होता है, टिम्बर में डिफेक्ट आता है। नेचुरल फोर्सेस के कारण, नेचुरल फोर्सेस हो गया कि जैसे कि एयर के कॉन्टैक्ट में आया, वाटर के कॉन्टैक्ट में आया, ठीक है, नेचुरल फोर्सेस सनलाइट के कॉन्टैक्ट में आया, ये सब के कारण भी हमारा डिके डिफेक्ट होता है। इंसेक्ट के कारण तो देख ही चुके हैं, व्हाइट एंड्स के कारण, फंगस के कारण भी लगता है। फंगस कहाँ पे लगेगा, फंगस वैसा जगह पे लगता है कि जो हवा और मॉइस्चर में जब नमी होता है तो फंगस लगता है, तो डिफेक्ट फंगस हो जाएगा। और कन्वर्सन तो देख ही लिया। ये सब देखेंगे डिटेल में थोड़ा। फिर उसके बाद क्या आता है फाइनल, इस यहीं तक है, फिर उसके बाद तो प्लाईवुड का आ जाएगा। प्लाईवुड पढ़ना है नहीं, ठीक है ना, प्लाईवुड तो पढ़ना नहीं है, तो इसमें कुछ टाइप्स ऑफ चीज देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, नाम देख लेते हैं। टिम्बर में हमारा टाइप्स ऑफ इंडियन टिम्बर, इंडियन टिम्बर में कौन कौन सा आता है, देयर आर 30 पीसीज ऑफ टिम्बर विच आर प्रोड्यूस इन इंडिया। 150 से ऊपर का है, मतलब यहाँ पे 40 वो दिया हुआ है, ठीक है ना। जैसे एनी है, अर्जुन है, एक्सल वुड है, बबूल है, बकुल है, बैम्बू, बनियान, बेंटेक, बिजैसल, प्यूरासिना, देवदार, गुआवा, घूमर, होपिया, ये आयरन वुड, ये सब का जनरली क्या है कि मॉइस्चर कंटेंट पे डिपेंड करता है कि इसका वेट क्या होगा। ठीक है, किसी किसी का वेट अच्छा होता है, किसी किसी का वेट खराब होता है, स्पेसिफिक वेट, इसका डेंसिटी क्या होगा, ठीक है ना। देख लो, मलबेरी, मैंगो, महागोनी, लॉरियल, कटहल, जरूल, जैक, इरुल, ओक, पाम, पाइन, रेड सेडार, टून, टीक, टैमरिन, सुंदरी, स्प्रूस, शीशो, सीरीज, सिमुल, सैटिनवुड, सैंडल, साल, रोजवुड और ब्लैकवुड। इस तरह से वुड है, तो ये सब टाइप्स ऑफ नाम अगर पूछ सकता है तो पूछ भी सकता है एग्जाम में कि ये क्या है, ठीक है ना। शीशो क्या है पूछेगा, शीशो क्या है, तो इस तरह से इंडियन टिम्बर है ये सब, ठीक है ना। तो ये ओवरऑल हमको इसमें देख लिए, ठीक है ना। चलो, तो अब स्टार्ट करते हैं। चलो। चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ओवरऑल देख लिए टीम वर्क के बारे में। ठीक है, स्टार्ट है।
देख लो टिम्बर क्या बोलते हैं, द वर्ड टिम्बर इज derived फ्रॉम द ओल्ड इंग्लिश वर्ड टिम्बेरियन व्हिच मींस टू बिल्ड। टिम्बर का मतलब होता है बिल्ड करना। टिम्बर डिनोट्स वैसा वुड को बोलते हैं विच सुटेबल फॉर बिल्डिंग और कारपेंटिंग। कोई भी लकड़ी टिम्बर नहीं कहलाएगा, ठीक है। विच इज सुटेबल फॉर बिल्डिंग इंजीनियरिंग पर्पज के लिए जो लकड़ी इस्तेमाल हो उसको टिम्बर बोला जाता है। और एक हमारा ये है अनुमान है कि उसका जो सरकमफ्रेंस होता है, सरकमफ्रेंस 600 mm से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। फॉलोइंग आर थ्री टर्म्स टू बी नोटेड इन कनेक्शन विद टिम्बर। तीन टर्म है, एक वो कन्वर्टेड टिम्बर है, रफ टिम्बर है, स्टैंडिंग टिम्बर है। कन्वर्टेड टिम्बर हो गया कि जो कि विच सॉन जिसको काट के उसको सॉ किया गया है, सॉ मतलब काटना हुआ, एंड कट टू सुटेबल कमर्शियल साइजेस। कन्वर्टेड फर्नीचर, फर्नीचर का एक सोफा हो गया, ठीक है, फर्नीचर से सोफा एक कन्वर्टेड टिम्बर है। रफ टिम्बर हो गया वैसा टिम्बर जो कि पेड़ से जस्ट गिर गया हो, ठीक है ना। दैट टिम्बर इंडिकेट्स कि शी ऑब्टेन्ड आफ्टर द फेलिंग ऑफ ट्री। पेड़ काटे और तो उसको रफ टिम्बर, वो भी एक टिम्बर ही है, लेकिन उसको प्रॉपर फॉर्म में काट के हम इस तरह से प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं बनाए उसको, ठीक है। स्टैंडिंग टिम्बर होता है वैसा टिम्बर जो कि लिविंग ट्री को कहते हैं। दिस इंडिकेट्स द टिम्बर कंटेन इन लिविंग ट्री। तीन प्रकार का टिम्बर नाम है, तीन टर्म देखिए। अब कह रहा है क्या कि ये पढ़ लो, द टिम्बर और वुड। आवाज आ रहा है? हेलो, हेलो, हेलो। यस यस सर। सर, आ रहा है सर। तो हम ओवरऑल तो पढ़ लिए, अब ये देख लेते हैं। देखो टिम्बर में क्या है, टिम्बर एक तरह से वुड ही है, लेकिन सब वुड को टिम्बर नहीं बोला जाएगा, जो कि नेम पर्पस है उसी के लिए, ठीक है। The timber or wood as a building material possesses a number of valuable properties such as low heat conductivity, amenability to mechanical working, मतलब कि मैकेनिकल वर्किंग में जिस हिसाब से हमको चाहिए उस हिसाब से मैकेनिकल वर्किंग कर सकते हैं, ठीक है। स्मॉल बल्क डेंसिटी, रिलेटिवली हाई स्ट्रेंथ। However, it has been own drawbacks such as susceptibility to decay, जल्दी सड़ भी जाता है। अब मान लो कि कोई एक कहेगा कि टिम्बर टिम्बर नहीं यूज करके सर हम टिम्बर क्यों यूज करें, टिम्बर सड़ जाता है, ठीक है। हम स्टील ही यूज करते हैं, ठीक है, हम आयरन यूज करते हैं। लेकिन एक बात याद रखो, कोई भी इकोनॉमिक पर्पज के हिसाब से अगर देखना चाहे, स्टील में हमारा रिसोर्सेज बहुत यूटिलाइज होता है। स्टील अगर हमें बनाना है तो स्टील में हम क्या करते हैं, टी आयरन लेते हैं, ओर से हम प्यूरिफाई करते हैं, फिर उस प्यूरिफिकेशन के बाद हम बेसिमर प्लांट में जाते हैं, बेसिमर प्लांट से हम स्लैग हटाते हैं। उसके बाद हीट करने में भी हमारा कोल का खर्चा आता है, ठीक है, कोयला का खर्चा आता है, वो भी कोयल कोल तो एक तरह से लकड़ी से ही बनता है। उस हिसाब से उतना प्रोसेस से हम जाएंगे तब हमको जाके एक स्टील स्टील बार या कुछ भी मिलेगा। तो हम अगर मानते हैं कि लकड़ी खराब है, लेकिन अगर हमको एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर लाइफ देखना है, स्ट्रक्चर लाइफ, तो अगर बिल्डिंग का स्ट्रक्चर लाइफ अप्रोक्सीमेटली 50 टू 100, 50 टू 60 ईयर्स होता है, ठीक है। 50-60 साल के बाद बिल्डिंग डिके करना, उसका थोड़ा डिटोरिएट होना चालू हो जाता है। तो हम एक तरह से देखें कि लकड़ी जो है, वहां पे हम लकड़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम पूरा तरीका से इसको रिजेक्ट कर दे। लेकिन एक ड्रॉबैक यहाँ पे क्या है कि इको फ्रेंडली नहीं है, ठीक है। कोई लकड़ी तो पेड़ तो काट देगा, सब जंगल तो साफ कर देगा, लेकिन जंगल दोबारा लगाने में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। एक ये बस ड्रॉबैक है, ठीक है। उस तरह से हमें क्या करना है कि वैसा पेड़ लगाना पड़ेगा कि जिसका जो है पेड़ पौधा से पेड़ जो बनता है वो कम से कम 10 से 20 साल में वो बन जाए, ऐसा नहीं कि 50 साल बाद पेड़ बने, ठीक है। इसी साथ देख लेते हैं। However, it has its own drawback such as susceptibility to decay, inflammability, fluctuation in the properties due to changes in the moisture content fluctuate। मान लो कि मॉइस्चर कंटेंट चेंज हो रहा है तो उस हिसाब से पानी का, बरसात के मौसम में देखो कि डोर जो है थोड़ा स्वेलिंग कर जाता है, ठीक है। तो वो स्वेलिंग कर जाता है तो उस हिसाब से मॉइस्चर कंटेंट पे भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। Changing the moisture content, various strength in the length and across the fibers, etc. This shortcomings of timber can be greatly reduced by the application of modern wood wood processing techniques। और वुड प्रोसेसिंग टेक्निक से इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। अवॉइड नहीं कर सकते लेकिन रिड्यूस हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो हम वुड प्रोसेसिंग टेक्निक से जैसे कि अ, उस तरह का पेंट हम लगा दें। पेंट लगाने का मतलब है कि कोल्ड ट्रीटमेंट कर दें, ठीक है ना। तार में लकड़ी है, ठीक है, एक लकड़ी है, ठीक है, एक पोस्ट का काम कर रहा है, ठीक है, पोस्ट का काम कर रहा है। सीजन, हर सीजन में क्या हो रहा है, इस एरिया में मान लो कि बारिश हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस लकड़ी को एक तार का ट्रीटमेंट देके कोयला का तार में डुबा के इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से हम कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, एक तो लकड़ी हमारा स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है और ये जो तार है इसको प्रिवेंट भी कर रहा है,
स्ट्रेंथ और डिके से दोनों से हमारा काम हो जा रहा है। At present, it has become possible to have efficient utilization of food waste. अब लकड़ी में ये भी है, यूटिलाइजेशन ऑफ फूड वेस्ट हम करते हैं, सॉ डस्ट एंड सॉ सेविंग्स आर यूज्ड विद एडमिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक ग्लूस। सॉ डस्ट का इस्तेमाल हम करते हैं, और सेविंग्स हो गया जो कटा चटा लकड़ी उसका भी इस्तेमाल हम करते हैं। इसमें यूज विद एडमिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक ग्लूस टू मेक द फाइबर स्लैब। फाइबर स्लैब का इस्तेमाल करना है तो ग्लू इस्तेमाल करके सॉ डस्ट को स्लैब में मिक्स करके इस तरह से हम रेजिनस मटेरियल बना देते हैं। ठीक है, फाइबर बोर्ड्स में भी देखते हो कि फाइबर बोर्ड्स में भी लकड़ी का बुरादा टाइप का बना रहता है। जब उसको थोड़ा डिस्ट्रॉय करोगे उसको तो उस तरह से दिखेगा, सॉडस्ट का इस्तेमाल होता है। इन एडिशन टू द अबव, द वुड इज आल्सो यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वेरियस other products such as organic acids, rosin paper, cardboard, cellulose, etc. Thus, the consumption of wood in the building industry should be carried out in the best possible economic way. Wood is most unusual and valuable raw material of the building industry. There is acute shortage of this critical building material in the country. It is necessary that instead of cutting or banning its use in the building industry and advocating the use of energy intensive materials, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम इसको साफ ही बैन कर दें। ठीक है, ये लाइन पढ़ो, कहाँ गए, हाँ। इट इज नेसेसरी दैट इंस्टेड ऑफ कर्टेलिंग मतलब कि रोकना, और बैनिंग कुछ हद तक रोक देना, रोक लगाना, और बैनिंग इस यूज इन द बिल्डिंग इंडस्ट्री एंड एडवोकेटिंग इट्स यूजेज energy intensive materials like steel, aluminum, plastic suitable alternatives is found out to augment the availability of wood for the construction industry. ठीक है, और ये 50 साल लगता है जंगल को ग्रो होने में। ठीक है, उस हिसाब से हम देख लेंगे कि उसका for instance the traditional forest species take about 50 years or even more to yield a tree। ठीक है, एक पौधा को पेड़ बनने में 50 साल लगता है। और ऑफ एडिक्वेट गर्थ, गर्थ मतलब सरकमफ्रेंस, ठीक है ना, कितना रहना चाहिए हमारे पास, बताओ। 160 mm पर पढ़े थे ना, 160 की क्या है, 600 mm, 600 mm, सॉरी। डायमीटर। डायमीटर सरकमफ्रेंस जो हमें डायमीटर नहीं सरकमफ्रेंस, 2 पाई आर का वैल्यू हमारा 600 mm का रहेगा, तभी हम उसको काट सकते हैं। Points that it is a forest species take about 50 years or even more to build an adequate gut capable of producing good quality timber। पहले काट दोगे तो good quality timber हमारा नहीं बनेगा। On the other hand, there are several fast growing species which mature in the से वैसा वैसा पेड़ लगा दो, मान लो कि जंगल काट दियो तो कुछ वैसा पेड़ सर भी लगा सिक्स देना चाहिए। हंड्रेड मिनिमम है, 600 उसका मिनिमम है किसी भी पेड़ का कटिंग करने का, उसका जो पैरामीटर है। मिनिमम नहीं है, नॉट इमेजिन नॉट एक जनरल क्राइटेरिया दिया गया है। ठीक है ना, जनरल क्राइटेरिया 600 mm, नॉट लेस देन 600 mm, मिनिमम मैक्सिमम का नहीं, जनरल क्राइटेरिया दिया गया है ये। ठीक है, स्पेसिफिक तो बता नहीं सकते हैं कि अमरूद का पेड़ है, आम का पेड़ है, दोनों में तो ब्रांच का थिकनेस का डिफरेंस तो रहेगा ही ना। यस सर। तो ये देख लो, ऑन द अदर हैंड देयर आर सेवरल फास्ट ग्रोइंग स्पीशीज व्हिच मैच्योर इन 10 to 20 years after प्रोड्यूस वुड टू ऑगमेंट वुड सप्लाई। दिस स्पीशीज जैसे बबूल का पेड़ हो गया, इक्विवेलेंट पॉपुलर ट्री हो गया, शीशो हो गया, ये सब 10 से 20 साल में हमारा ग्रोथ हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। which have been found suitable under various climatic and soil conditions। तो ऐसा ऐसा पेड़ को हमें लगाना चाहिए अगर हमको अपना टिम्बर इंडस्ट्री में ग्रोथ देखना है तो वो लिक्विड पोपलार शीशो पीस फॉर द लाइफ, पीस फॉर द लाइफ में जनरल से देख लेते हैं। द पीस आर द टॉलेस्ट लिविंग थिंग्स एंड द मैन चॉप्स डाउन द फॉरेस्ट विदाउट रिप्लांटिंग फॉर द टुमारो। द फॉरेस्ट आर वाइटल फॉर इकोनॉमिक पर्सन। इसका बेनिफिट बताया कि क्या क्या बेनिफिट है, देखो। कंजर्व सॉइल मॉइस्चर, प्रेसिपिटेट्स रेनफॉल एंड लोअर्स द टेम्परेचर। ठीक है, बारिश भी लाता है और टेम्परेचर भी घटाता है। और सिंगल ट्री कैन कूल द समर हीट फॉर एन इंटायर डे एंड नाइट एंड इट इज फाउंड बेटर देन 20 एयर कंडीशन। एक सिंगल पेड़ हमारा 20 एयर कंडीशन से बढ़िया है, राइट, फॉर 20 घंटा। इट इज it prevents depletion of ozone layer of the atmosphere, it prevents soil erosion, it produces oxygen and purifies the air. It is estimated a hectare of tree will produce 10 tons of oxygen, 45% to live for 1 year।
ये सब तो जनरल था, आप देखते हैं यहाँ से मेन टॉपिक स्टार्ट है। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रीज। तो ट्री को हम क्या दो प्रकार से क्लासिफाई करते हैं, एक्सोजीनियस होता है, एक इंडोजीनियस होता है। ठीक है, ट्रीज हमारा और द इंजीनियरिंग पर्पज के लिए, इंजीनियरिंग पर्पज के लिए, ठीक है ना, जो जियोग्राफी में अलग हो जाएगा। ठीक है, इंजीनियरिंग पर्पज के दो प्रकार से इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एक्सोजीनियस एंड एंडोजीनियस। एक्सोजीनियस मतलब क्या होगा कि वो जो है उसका जो है आउटर ग्रोथ होगा, ग्रोथ इस तरह से होगा। इंडोजीनियस जैसे कि हो गया कि इनर ग्रोथ होगा, मान लो इस तरह से है, उसका इनर ग्रोथ होगा, ऐसे ऐसे ग्रोथ होगा। ठीक है, इनर अंदर की ओर ग्रोथ होगा। ठीक है, और इसमें एक्सोजीनियस में बाहर की ओर उसका जो ट्रंक का थिकनेस है वो बाहर की ओर बढ़ते रहेगा। एक्सोजीनियस हो गया, एंडोजीनियस होगा। एक्सोजीनियस भी दो प्रकार का होगा, एक कॉनिफर्स होता है, डिसीडियस होता है। तो जनरली हम इंजीनियरिंग पर्पज में डिसीडियस ट्री का हम इस्तेमाल करते हैं। इंजीनियरिंग में हम डिसीडियस ट्री का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, इंजीनियरिंग मटेरियल्स बनाते हैं जिसमें हार्डवुड होता है। कॉनिफर्स को सॉफ्टवुड, सॉफ्टवुड हमें ये करता है, देता है सॉफ्टवुड मिलता है यहाँ से। ठीक है, अब देख लो, एक्सोजीनियस होता है और एंडोजीनियस होता है। एक्सोजीनियस में दो प्रकार का होता है, कॉनिफर्स एंड डिसीडियस। कॉनिफर्स भी होता है, कॉनिफर्स में सॉफ्ट वुड देता है, और डिसीडियस में हमको हार्ड वुड देता है। मतलब ये स्ट्रेंथ का स्ट्रेंथ है। एक्सोजीनियस क्या बोला, दिस एक्सोजीनियस होता है बाहर की ओर बढ़ता है। ठीक है, इंक्रीज इन बल्क बाय गोइंग आउटवर्ड, बाहर की ओर बढ़ता है। एंड डिस्टिंक्ट कंसेक्यूटिव रिंग्स आर फाउंड इन द हॉरिजॉन्टल सेक्शन ऑफ द सच अ ट्री। डिस्टिंक्ट कंसेक्यूटिव रिंग्स, तो ट्री का जब क्रॉस सेक्शन हम पढ़ेंगे तो ट्री का क्रॉस सेक्शन में पढ़ते हैं क्या, इस तरह से रिंग बना रहता है। ठीक है ना, पेड़ के अंदर इस तरह से रिंग बना रहता है। इसको क्या बोलते हैं, जो रिंग बना रहता है इसको एनुलर रिंग बोला जाता है। ठीक है ना, एनुलर रिंग्स। इसका नाम एनुलर रिंग्स क्यों पड़ा है कि ये जो रिंग का जो है नंबर ऑफ रिंग्स होता है वो हर साल एक एक रिंग इंक्रीज होते रहता है। इस हिसाब से हम एज ऑफ ट्री पूछना है, कोई बोलेगा कि एज ऑफ ट्री क्या है, तो एज ऑफ ट्री हम बता सकते हैं इतना रिंग को हम गिन के। मान लो कि इस रिंग का 10 है, ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि 10 साल इसका पेड़ का एज हो चुका है। ठीक है, पेड़ का जो हमारा एज है वो 10 साल हो चुका है। These trees increase in bulk by going outwards, and distinct consecutive rings are formed by in the horizontal section of such a tree. These rings are known as annual rings. ठीक है, annual rings बोला जाता है इसको, because one such ring is added every year. ये रिंग है, ठीक है, एक साल बाद फिर इसका दूसरा रिंग बना, 2 साल बाद तीसरा रिंग बना, ऐसे बनते जाता है। ठीक है, बाहर बढ़ते जाता है। ठीक है, कोई भी पेड़ का इस तरह से एनुअल रिंग्स बनता है। ठीक है, कोई पेड़ में डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट रिंग हम गिन सकते हैं, नंबर ऑफ रिंग्स गिन सकते हैं। और कोई पेड़ होता है कि जिसमें कि रिंग हम नहीं गिन सकते हैं। ठीक है, these rings are also known as annual rings because one such ring is added every year, and these rings are useful in predicting the age of the tree. Predicting age of the tree, the timber which is mostly for any purpose belongs to this category. ठीक है, एक्सोजीनियस ट्री दो प्रकार का होता है, कॉनिफर्स होता है, डिसीडियस होता है। कॉनिफर्स वैसे पेड़ को कहते हैं कि जिसको एवरग्रीन ट्रीज बोला जाता है। ठीक है ना, जिसको उसका पत्ता जो है, लीव्स जो है झड़ता नहीं है। ठीक है ना, वो लीव्स जो होता है क्या होता है, लीव्स तभी फेल करेगा जबकि न्यू वंस ग्रो कर जाएगा। ठीक है, डिसीडियस में उल्टा होता है। डिसीडियस में क्या होता है कि ऑटम ऑटम के सीजन में लीव्स फेल कर जाता है, फिर उसके बाद क्या होता है, देखो बसंत पंचमी में पतझड़ का मौसम होता है, पतझड़ के मौसम में क्या होता है कि लीव्स फेल करेगा, फिर उसके बाद नया ग्रो करेगा। लेकिन कॉनिफर्स में उल्टा होता है। कॉनिफर्स में क्या होता है कि एवरग्रीन होता है, कि नया ग्रो कर जाएगा, फिर पुराना वाला ऑटोमेटिक डिके कर जाएगा। ठीक है, पुराना लीफ। The conifers are also known as evergreen trees, and the leaves of these trees do not fall till the new ones are grown. Do not fall till the new ones are grown. As these trees bear cone-shaped fruits, इसका जो cone-shaped fruits है, they are given the name conifers. The trees yield soft wood, which are generally light-colored, resinous, lightweight, in weak. They show distinct annual rings. सॉफ्ट वुड इसका कुछ कुछ प्रॉपर्टी है जो हम हाईलाइट कर दे रहे हैं, देख लो। सबसे पहला प्रॉपर्टी एवरग्रीन है। सेकंड प्रॉपर्टी है हमारा क्या, कौन से फ्रूट्स डिनोट करता है, कोनिफर्स का बोल रहे हैं। ठीक है, थर्ड हमारा क्या है, सॉफ्ट फ्रूट डिनोट करता है। ठीक है, और चौथा हमारा प्रॉपर्टी हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट एनुअल रिंग्स। ये चार प्रॉपर्टी, एवरग्रीन, कॉन्सेप्ट, सॉफ्ट फ्रूट एंड डिस्ट्रिक्ट एनुअल रिंग्स। चलो हो गया। अब डिसीडियस के बारे में, तो डिसीडियस क्या होता है
deciduous trees are called unknown as broad-leaf trees, and the leaves of these trees fall in the autumn, and the new ones appear in the spring. मतलब कि autumn में fall करता है और spring season में बरसात के सीजन में new ones grow करता है. The timber for engineering purpose is mostly derived from the deciduous. ठीक है, इंजीनियरिंग पर्पस में जितना भी टिम्बर इस्तेमाल करते हैं कम ज्यादा से ज्यादा हमारा deciduous tree से आता है. ठीक है, this is yield hardwood which are usually close. इसमें हार्डवुड होता है विच इज क्लोज ग्रेन सॉफ्ट स्ट्रॉन्ग हेवी डार्क वुड, डार्क कलर ड्यूरेबल एंड नॉन रेजिनस, डिड नॉट शो डिस्टिंक्ट इन्वॉल्वेंस. अब इसका प्रॉपर्टी हाईलाइट करो. डिस्टिंक्ट किसको कहते हैं? वैसा ट्री जिसका ब्रोड लीफ ट्रीज हो. ठीक है, ये देख लो, ब्रोड लीफ ट्रीज हो गया. फिर उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी हमारा क्या हो सकता है बताओ? हार्डवुड. हार्डवुड ये करता है नॉट शो एनुअल रिंग्स. ओके, इस तरह से हम टिम्बर का टाइप्स ऑफ टिम्बर पढ़ लिए. हार्डवुड और सॉफ्टवुड क्यों, क्या दिक्कत अंतर है? हार्डवुड और सॉफ्टवुड जनरली एक क्या होता है कि स्ट्रेंथ से डिनोट किया जाता है. ठीक है, कि कौन हार्डवुड है कौन सॉफ्टवुड है. लेकिन द सॉफ्टवुड फॉर्म अ ग्रुप एवरग्रीन ट्रीज. एवरग्रीन ट्रीज वाले से जो लकड़ी हमारा निकलता है उसको सॉफ्टवुड कहते हैं. एंड हार्डवुड फॉर्म द ग्रुप ऑफ द ब्रॉड लीफ ट्रीज. ब्रॉड लीफ ट्रीज से हमारा जो अब नाम एग्जांपल पढ़ेंगे, ये देख लो. इसके एग्जांपल हार्डवुड और सॉफ्टवुड का यहाँ पे एक समय. हाँ, एग्जांपल देखो. सॉफ्टवुड का कौन सा है? चीड़, देवदार, फीर, काइल, पाइन एंड स्प्रूस. हार्डवुड का कौन सा है? बबूल, महागोनी, ओक एंड टीक. ओके, ये सब एग्जांपल्स ऑफ हार्डवुड एंड सॉफ्टवुड है. कंपटीशन ऑफ हार्डवुड एंड सॉफ्टवुड. तो सबसे पहले एनुअल रिंग्स बताओ. एनुअल रिंग्स क्या हो सकता है? हेलो, एनुअल रिंग्स हमारा सॉफ्टवुड में डिस्टिंक्ट होता है, इसमें इनडिस्टिंक्ट होता है. एनुअल रिंग्स कहने का मतलब ये रिंग जो है हम गिन सकते हैं. ठीक है, इस तरह से रिंग रिंग है इस तरह से बना हुआ, तो इसको हम नहीं गिन सकते कितना एनुअल रिंग्स है. एनुअल रिंग्स हमारा डिस्टिंक्ट रहता है, इनडिस्टिंक्ट है. कलर हमारा सॉफ्टवुड में हमारा लाइट रहता है, इसका कलर डार्क होता है. डेंसिटी हमारा सॉफ्टवुड है तो लो है, इसका हाई रहेगा. फायर रेजिस्टेंस सॉफ्टवुड में पुअर है, इसका मोर है. अब देखो ये सब जो डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज है, ये सब प्रॉपर्टी जो है हमारा, ये सब जो प्रॉपर्टी है, ये सब एक प्रॉपर्टी जो है इंजीनियरिंग मटेरियल को एज अ टिम्बर हम इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, मेडुलरी रेस. मेडुलरी रेस किसको कहते हैं? इंडिस्टिंक्ट होता है, डिस्टिंक्ट होता है. मेडुलरी रेस उसको बोलते हैं, मान लो कि ये पेड़ है, पेड़ के अंदर इस तरह से बना हुआ है, देखते हो कि इस तरह से निकला हुआ रहता है. ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? मेडुलरी रेस. ठीक है, इसी को हम जो बोलते हैं, इस तरह से जो डायमेट रेडियली निकला रहता है, मेडुलरी रेस बोला जाता है. ठीक है, अब देख लो, मेडुलरी रेस हमारा इंडिस्टिंक्ट होता है, मतलब कि हम इसको गिन नहीं सकते हैं. इसमें डिस्टिंक्ट होता है, इसमें गिन सकते हैं. सोर्स हमारा क्या होगा? पढ़े कोनिफर्स होता है, इसमें डिसिडियस होता है. स्ट्रेंथ हमारा सॉफ्ट वुड में क्या होता है? स्ट्रॉन्ग. देखो इसमें क्या है, सॉफ्ट वुड में शियर, शियर में ये होता है, क्या बोलते हैं? वीक फॉर रेजिस्टिंग शियर. ठीक है, और लेकिन हार्ड वुड में क्या होता है? टेंशन, कंप्रेशन और शियर दोनों को रेजिस्ट कर सकता है. ये बस क्या कर सकता है? इस डायरेक्ट पुल, यानी कि डायरेक्ट पुल क्या हो गया? डायरेक्ट पुल हमारा क्या होता है? मतलब तो ब्लॉक ऑफ वुड है, इसमें डायरेक्ट पुल हम लगा रहे थे, पुल हमारा टेंशन भी हो गया, कंप्रेशन भी हो सकता है. ठीक है, स्ट्रक्चर हमारा तो रेजिनियस है, स्प्लिट स्प्लिट होता है. नॉन रेजिनियस का क्लोज होता है. वेट हमारा लाइट होता है, ये हेवी होता है. अब हम स्ट्रक्चर ऑफ ट्री देखते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ ट्री हम दो प्रकार से देखें. क्या होता है? एक मैक्रो होता है, एक माइक्रो होता है. मैक्रो में हम क्या करते हैं? मैक्रो में हम देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट पेड़ है. ठीक है, पेड़ का ये ट्रंक है, इस ट्रंक को बीच से हम काट देते हैं. काट के उसका क्रॉस सेक्शन देखते हैं. ठीक है, उसका क्रॉस सेक्शन देखा जाता है. तो उसका क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो हम उसको मैक्रो स्ट्रक्चर ऑफ व्यूइंग करते हैं. ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं कि ट्रंक देखते हैं, उसके क्रॉस सेक्शन में हम देखते हैं क्या 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 पोर्शन को क्या क्या बोला जाता है. पिथ होता है, हर्टवुड होता है, सैपवुड होता है, कैम्बियम लेयर होता है, वो अब देखेंगे. ठीक है, इस सबको मैक्रो में बोलेंगे. अब माइक्रो में बोलते हैं कि वैसा चीज जिसमें कि हम सिंपली क्या करते हैं,
जैसे कि फूड ट्रांसपोर्ट कहाँ से होता है, इस पेड़ को स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड कराता है, ये सब माइक्रो में दिखा देता है। अब स्ट्रक्चर ऑफ चीज पढ़ लेते हैं। अर्थ बेसिकली कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स, नेमली ट्रंक, क्राउन एंड द रूट्स। द फंक्शन ऑफ ट्रंक इज टू सपोर्ट द क्राउन and to supply water and nutrients from the roots to the leaves, to the branches, and from the leaves back to the roots. The roots are meant to implant the trees in the soil. हेलो क्लास में हो? हेलो, कोई नहीं है क्या? यस सर। एंड टू एब्जॉर्ब, देखो ट्रंक का हमारा रूट का हमारा क्या होता है? एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड द मिनरल सब्सटेंसेस इट कंटेन्स एंड आल्सो टू सप्लाई देम टू द ट्रंक। फ्रॉम द विजिबिलिटी स्पेक्ट्रम, विजिबिलिटी मतलब विजिबिलिटी स्पेक्ट्रम मैक्रो देखते हैं, मैक्रो में आंख से नजर आएगा, माइक्रो में हमको। अब जाइलम फ्लोएम का तो डिस्टेंस नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जाइलम फ्लोएम को। ये हो गया। और देखो मैक्रो में क्या बोलते हैं? द स्ट्रक्चर ऑफ फूड इज विजिबल टू द नेकेड आई और अ स्मॉल मैग्निफिकेशन इज नोन एज मैक्रो स्ट्रक्चर। ये जो है पेड़ का क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। ये जो है हमारा क्रॉस सेक्शन ऑफ एक्सोजीनियसिटी है। एक्सोजीनियस क्यों लिया है? एक्सोजीनियस में होता है हमारा एनुअल रिंग्स होता है, ठीक है। ये सब जो एनुअल रिंग्स है, ये क्लियर नहीं है, ये रिंग बना हुआ है, ठीक है, वो डिस्टिंक्ट होता है, इसलिए यहाँ पे एग्जांपल में ये लिया गया, ठीक है। ये पिक्चर क्लियर नहीं आया तो हम पेड़ का जो है सबसे सेंटर पॉइंट को बोला जाता है क्या? कोर ऑफ अ ट्री। जो कोर है हमारा, कौन सा कोर है? ये वाला देखो, हरा हरा पॉइंट से हम डिनोट किए हैं, ठीक है। इस इसको क्या बोला जाता है? इस पॉइंट को, इसको बोला जाता है पिच। इसको बोला जाता है पिच, ठीक है। और समझो, इसको बोला जाता है पिच। आज और फिर जैसे जैसे हम बाहर की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, तो बाहर की ओर जब बढ़ते हैं, वो जो एनुअल रिंग्स रहता है, ठीक है, ये हमारा एनुअल रिंग्स है, इसको क्या बोला जाता है? जैसे जैसे बाहर की ओर बढ़ते हैं, जब एनुअल रिंग्स होता है, इसको बोला जाता है हार्टवुड, ठीक है। तो हार्टवुड बाहर की ओर पूरा आ जाता है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। इसी को फिर क्या बोलते हैं? सैपवुड। इसको सैपवुड बोला जाता है। सैपवुड सैपवुड के बाद क्या आएगा? सैपवुड के बाद आता है कैम्बियम लेयर, ठीक है। सैपवुड के बाद ये ब्लैक कलर में अगर शो करेंगे हम, ये जो पूरा स्पेस टाइप का दिया हुआ है, ये जो है स्पेस टाइप का, ठीक है, ये कैम्बियम लेयर होता है। कैम्बियम लेयर होता है। फिर उसके बाद क्या आता है? उसके बाद बार्क आता है। बार्क मतलब छाला। दो प्रकार का बार्क होता है। एक हमारा कैम्बियम लेयर से टच करता है, ठीक है। जो कैम्बियम लेयर से टच करता है मतलब कि इनर बार्क। कैम्बियम लेयर मतलब कैम्बियम लेयर से ये टच करने वाला इनर बार्क, ठीक है। आउटर बार्क हो गया। आउटर बार्क कहाँ है? आउटर बार्क कहते हैं इसको, आउटर बार्क बाहर की ओर, इनर बार्क, आउटर बार्क, ठीक है। तो हम सेंटर से चलें, फिर से देखो, चलो ये देखो, बनाते हैं फिगर, ठीक है। ये हो गया, ये सेंटर हो गया, ठीक है। ये सेंटर हमारा पिथ हो गया, ठीक है। अब सेंटर पिथ हो गया, फिर उसके बाद जैसे जैसे बढ़ते हैं, एक गोला, दो गोला, इस तरह से तीन, चार, ठीक है, बाहर की ओर बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये जो सेंटर वाला क्या हो गया? सेंटर वाला क्या हो गया? पिथ हो गया, ठीक है। और जब हम यहाँ पे आए, बाहर की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है, बाहर की ओर बढ़ रहे हैं, तो ये सब जो है, ये वाला लेयर, ये लेयर इसको क्या बोलेंगे? हार्टवुड, हार्टवुड, ठीक है।
हार्टवुड बोलेंगे, ठीक है। अब जब पूरा बाहर की ओर आ जाएगा, बाहर की ओर आ जाएगा, तो हम एनुअल रिंग्स यहाँ पे मान लो ये है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे बताओ? इसको बोलेंगे सैपवुड, ठीक है। इसको सैपवुड बोलेंगे। तो तीन चीज पढ़े, पिथ हो गया जो सेंटर कोर को कहते हैं पिथ, हार्टवुड हो गया जो बाहर की ओर बढ़ते हैं तो एनुअल रिंग्स को हार्टवुड बोला जाता है। जब वो पूरा बाहर की ओर आता है तो उसको सैपवुड बोला जाता है, ठीक है। अब सैपवुड के बाद हमारा एक आता है कैम्बियम लेयर। ये पूरा स्ट्रक्चर को इस तरह से समझो कि इसको क्या बोला जाता है, कैम हाथ से दिखा नहीं रहा है, कैम्बियम लेयर, ठीक है। क्या, चलो ठीक है, कैम्बियम लेयर बोला जाता है। फिर उसके बाद क्या आता है, कैम्बियम लेयर के बाद फाइनल हमारा क्या आता है, लकड़ी का जो आउटर बार एंड इनर बार। मान लो कि बार्क है, छाला का थिकनेस है, ठीक है। तो इसको जो है, इसको बोलेंगे इनर बार, ठीक है। और हम इसको बोलेंगे आउटर बार, बाहर की ओर है, ठीक है। अब क्लियर हो गया होगा, इनर बार किसको बोलते हैं। अब फिर एक और चीज, एक और चीज, एक चीज, ठीक है। जब ये सब हो गया तो एक चीज और बचता है, क्या एक चीज बचता है हमारा, एक चीज क्या बचता है हमारा, ये बचता है, ओके, एक चीज हमारा बचता है मेडुलरी रेस। इस तरह से सेंटर से इस तरह से, सेंटर से इस तरह से, सेंटर से रेस निकलता है जो, इसको क्या बोला जाता है, इसको क्या बोला जाएगा, मेडुलरी रेस। ये तो चलिए यहाँ लिख देता है, मेडुलरी रेस, ठीक है। इसको मेडुलरी रेस बोला जाता है। बस इतना ही हमारा मैक्रो स्ट्रक्चर ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ फूड है, ओके। अलग अलग पर्पज है, किसका अलग अलग पर्पज है। तो सबसे पहले पिथ है, पिथ हमारा क्या होता है, कोर ऑफ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। कोर ऑफ वुड को पिथ बोला जाता है। तो वो एक तरह से समझो कि वो जब ट्री यंग रहता है, पेड़ जब यंग रहता है, तो पिथ ही हमारा क्या करता है कि पिथ हमारा क्या करता है कि जो पेड़ को जो न्यूट्रिएंट और वाटर प्रोवाइड कराता है, जैसे जैसे एज बढ़ता है तो पिथ है जो डेड हो जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स बढ़ते जाता है। एनुअल रिंग्स हमारा क्या करता है कि पेड़ को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, हार्टवुड जिसको बोलते हैं, हार्टवुड होता है। और जैसे जैसे पेड़ तो हमारा बढ़ते जाता है, तो हमारा क्या होता है कि जैसे जैसे बढ़ते जाता है तो आउटर सेल में उसको सैपवुड बोला जाता है। सैपवुड क्यों बोला जाता है, सैपवुड इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो पेड़ है खाना कहाँ से लेगा, बीच वाला सेंटर तो हमारा एज के साथ साथ डिके कर गया, बाहर वाला जो हरा वाला जो देख रहे हैं हार्टवुड है, वो तो स्ट्रेंथ ही प्रोवाइड कर रहा है। तो हार्ड चीज से तो खाना जाएगा नहीं पेड़ के पास, पेड़ हमारा बाहर के सेल से सैपवुड से हमारा न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर्स लेता है, ठीक है। तो उसके बाद देखोगे कि कैम्बियम लेयर है, कैम्बियम लेयर जो सॉफ्ट वुड होता है, एक लेयर होता है कि जो सैपवुड और ये इनर लेयर को जो कनेक्ट करे उसको कैम्बियम लेयर बोला जाता है, ठीक है। और जो है हमारा इनर इनर बार्क और आउटर बार्क, इनर बार्क आउटर बार्क क्या करता है, एक तरह से वुड को है जो प्रोटेक्ट करता है फॉरेन अटैक से, ठीक है ना। जो बार्क है हमारा क्या करता है, एक तरह से प्रोटेक्ट करता है।
और तो कुछ बात नहीं था। मेडुलरी रेस इसको बोलते हैं। मेडुलरी इसको बोला जाता है, ये वाला लाइन होगा, ये इस तरह। ठीक है, ये मेडुलरी रेस है। फॉलोइंग आर इज डिफरेंट कंपोनेंट्स। फॉलोइंग आर इज डिफरेंट कंपोनेंट्स। कौन कौन से कंपोनेंट हमारे पास? पिथ है। पिथ किसको बोलते हैं? द इनर मोस्ट सेंट्रल पोर्शन ऑफ कोर ऑफ अ ट्री इज कॉल्ड एज पिथ और द मेडुला। पिथ और मेडुला, इसको मेडुला भी सेकंड नाम दिया जाता है। ठीक है। इट वैरीज। पिथ का क्या काम है? जब प्लांट हमारा यंग रहता है तब वो प्रोवाइड करता है, नरिश करता है। जब हमारा डिके कर जाता है एज होने के साथ, तो क्या होता है? पिथ हमारा एक तरह से डिके कर जाता है, डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है। ठीक है, ब्लैक कलर का। It varies in size and the shape for the different types of the trees. It consists entirely of cellular tissues and it nourishes the plant in its young age. When the plant becomes old, the pith dies and decays and the sap is then transmitted by the sap, मतलब sap क्या होता है? भोजन। पेड़ को जो भोजन है कहाँ से प्रोवाइड होता है? ट्रांसमिटेड बाय द woody fibers deposited around the pith. The pith of the branches is nothing but merely a propagation of the pith of the stem. मान लो कोई एक स्टेम है, इससे एक ब्रांच निकला, उसका पिथ क्या होगा? मान लो कि ये पिथ यहाँ जा रहा था, उसी वही वाला पिथ यहाँ पे भी चल जाएगा। ठीक है, सेंटर मेनली प्रोलोकेशन ऑफ द पिथ ऑफ द स्टेम। हार्टवुड किसको कहते हैं? हार्टवुड बोला जाता है कि जो कि पेड़ को स्टेम प्रोवाइड करता है। द इनर एनुअल रिंग्स सराउंडिंग द पिथ constitute the hardwood. It is usually dark in the color. As a matter of fact, it indicates, ये बस डेड पोर्शन होता है। ठीक है ना, डेड पोर्शन of the tree and as such do not take part in active participation in growth. Do not take part in active growth. ठीक है, do not take part in active growth, but it imparts rigidity through the tree and hence it provides a strong and durable timber for the various singing purposes. सैपवुड किसको कहते हैं? अब मान लो कि सैपवुड है तो ग्रोथ ऑफ ट्री में हेल्प करता है। ठीक है ना, सैपवुड हमारा पेड़ के ग्रोथ में हेल्प करता है। सैपवुड होता है द आउटर एनुअल रिंग्स बिटवीन द हार्टवुड एंड द कैम्बियम दैट इज नोन एज सैपवुड। इट इज यूजुअली लाइट इन कलर। आउटर एनुअल रिंग्स, ये भी एनुअल ही रिंग है। वो सब ही क्या है? वो सब हमारा एनुअल रिंग है। इस तरह से हमारा रिंग बन रहा है ना, रिंग। तो बाहर का जो एनुअल रिंग है उसको बोलते हैं सैपवुड। ठीक है, it is usually light in color and the weight it indicates the growth. It indicates recent growth and it contains the sap. The annual rings of the sap wood are less sharply defined than those of the hardwood. It takes active part in the growth of the tree and the sap moves in upward direction through it. सैप मतलब क्या होगा? भोजन। भोजन, पानी, पानी भोजन जो भी है वो ऊपर की ओर मूव करता है सैपवुड के कारण। सैपवुड इज आल्सो नोन एज एल्बर्नम। एल्बर्नम भी इसका एक सेकंड नाम है। दो नाम पर है, पिथ को मेडुला बोला जाता है, सैपवुड को एल्बर्नम बोला जाता है। कैम्बियम लेयर। कैम्बियम लेयर क्या होता है? कैम्बियम लेयर होता है द थिन लेयर ऑफ सैप बिटवीन द सैपवुड एंड द इनर बार्क इज नोन एज द सैपवुड। कैसे होता है कि स्किन है, स्किन का डिफरेंट डिफरेंट लेयर होता है अपना स्किन का। ठीक है, तो टॉप लेयर जो स्किन है, आउटर लेयर ऑफ स्किन, और जो मसल है, स्किन और मसल को जो कनेक्ट करता है, ठीक है, उसका नाम है नहीं पता। तो उसी तरह से समझो कि हमारा सैप लेयर और बार्क को जो कनेक्ट करता है। ठीक है, बिटवीन द सैप लेयर एंड द इनर बार्क is known as the cambium layer. It indicates sap which has not yet been converted into the sapwood. ये bark is removed for the any reason, मान लो को bark हटाया, पेड़ का छाला हटाया, ठीक है, कैम्बियम लेयर गेट्स एक्सपोज्ड एंड दिस इज टू बी एक्टिव। कैम्बियम लेयर हमारा एक्सपोज हो जाएगा और कैसे समझो कि वो डेड हो जाएगा। ठीक है ना, रिजल्टिंग इन डेथ ऑफ ट्री। इनर बार्क क्या होगा? इनर बार्क में एक तरह से इनर स्किन होता है, इनर स्किन और द लेयर covering the cambium layer is known as the inner bark. It gives protection from the cambium layer from injury. आउटर बार्क, कैम्बियम लेयर हमको बचा के रखना है क्योंकि कैम्बियम लेयर ही कारण हमारा पेड़ जो है ग्रोथ करता है। आउटर बार्क क्या होता है? आउटर बार्क, आउटर कवर, आउटर स्किन और कवर of the tree is known as outer bark. It is the outermost protective layer. It is sometimes contains cracks and the fissures. It consists of the cells of the wood fiber and is also known as the cortex. मेडुलरी रेस। अच्छी, मेडुलरी रेस क्या होता है बताओ? ये पेड़ है, इस तरह से गोल गोल बना हुआ एनुअल रिंग है, इसके ऊपर जो बाहर रेडियली निकलता है। ठीक है, देखो कभी कभी पेड़ के जो काटोगे तो बीच में क्रैक्स इस तरह से बना रहेगा। ठीक है,
इस तरह से क्रैक्स बना रहेगा। ये मेडुलरी रेस होता है ये सब। द थिन लेयर ऑफ लिटिल फाइबर्स एक्सटेंडिंग फ्रॉम द पिथ, पिच से निकलता है और कैम्बियम लेयर तक जाता है। इज नोन एज मेडुलरी रेस। द फंक्शन ऑफ दिस रेस इज टू होल्ड टुगेदर, फंक्शन इसका क्या है, होल्ड टुगेदर एनुअल रिंग्स of the hardwood and the sapwood. These rays are sometimes broken and in some varieties of these they are not very prominent. चलो, मैक्रो स्ट्रक्चर हमारा ओवर हो गया। अब माइक्रो स्ट्रक्चर तो इसमें कुछ पढ़ना है नहीं, इंजीनियरिंग पर्पज के हिसाब से हमारे पास इसमें कुछ है नहीं। इसमें देख लेते हैं माइक्रो स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं कि तीन प्रकार से बांटते हैं, ठीक है। ये तो कंडक्टिव सेल्स, मैकेनिकल सेल्स एंड स्टोरेज सेल्स, ये दे देते हैं इसमें। स्ट्रक्चर ऑफ फूड apparently only apparent only at a greater magnification is called microstructure. When studied under a microscope, it becomes evident that wood consists of living cells, living and dead cells of various sizes and shapes. A living cell consists of the four parts, namely membrane. लिविंग सेल कौन सा होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। तो मेम्ब्रेन होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है, सैप होता है जिसमें कि फ्लूइड कंटेंट रहता है, ठीक है। एंड द कोर, द सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ द मेनली द सेलुलर टिश्यू एंड द सेलुलोज। द प्रोटोप्लाज्म बायोलॉजी का टर्म है। The protoplasm is a granular, transparent, viscous vegetative protoplasm है, vegetative protein composed of the carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur, ठीक है। The core of the cell differs from protoplasm. कोर ऑफ प्रोटोप्लाज्म में क्या अंतर है, सिर्फ फास्फोरस का प्रेजेंस। तो कोर में फास्फोरस प्रेजेंट रहता है और प्रोटोप्लाज्म में हमारा फास्फोरस प्रेजेंट नहीं रहता है। कोर हमारा ओवल शेप का होता है, ठीक है। तो तीन प्रकार से हमारा सेल होता है, ठीक है ना। कंडक्टिव, मैकेनिकल एंड स्टोरेज सेल। कंडक्टिव सेल किसको बोलते हैं, these cells serve mainly to transmit the nutrients. Mechanical cells क्या करते हैं, these cells are elongated, thick-walled and have tightly interconnected nanocells. These cells impart strength, एक तो ट्रांसमिट न्यूट्रिएंट्स करेगा। सेकंड हमारा मैकेनिकल सेल्स होता है वो जो कि इम्पार्ट स्ट्रेंथ कर रहा है। स्टोरेज सेल्स होता है क्या, जो कि हमारा न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसमिट एंड स्टोरेज में हेल्प करता है। these cells, जैसे कि स्टोरेज सेल्स हमारा पेड़ का पत्ता हो गया, ठीक है। पेड़ का जो लीव्स है वो क्या करता है, फूड को स्टोर करके रखता है अपने अंदर, ठीक है। These cells serve to store and transmit nutrients to the living cells in the horizontal direction and they are usually located in the medullary disc. Okay? ये सब तो सब जनरल टॉपिक्स खत्म हो गया। अब हम पढ़ना है क्या, प्रोसेसिंग ऑफ टिम्बर। तो टिम्बर तरीका से प्रोसेसिंग करते हैं। प्रोसेसिंग करने का मतलब है कि फाइनल प्रोडक्ट से लेकर उसका प्रिजर्वेशन तक क्या क्या प्रोसेस होता है, ठीक है। पहले तो पेड़ काटो, पेड़ कैसे काटना है इसमें अलग प्रोसेस है। सीजनिंग करना है, सीजनिंग मतलब हो गया कि मॉइस्चर कंटेंट को हमको कंट्रोल करके रखना है। ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट रहेगा तो उसमें क्या होगा, पेड़ में इंसेक्ट्स हो गया चाहे फंगस हो गया वो सब अटैक कर सकते हैं, ठीक है। कन्वर्सन ऑफ टिम्बर, कन्वर्सन ऑफ टिम्बर में क्या करते हैं, किस हिसाब से सॉइंग करना है, सॉइंग मतलब किस हिसाब से काटना है, कन्वर्सन, ओके। प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर में अब केमिकल ट्रीटमेंट हो गया, चाहे कोल कोल टार हो गया, चाहे एस्को ट्रीटमेंट हो गया, ये सब डिफरेंट 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 कन्वर्सन ऑफ टिम्बर करते हैं, ठीक है। सॉरी, प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर करते हैं। तो जैसे अब देखो, पेड़ है, ठीक है। एक एक चीज की पेड़ है, ठीक। चलो, ये पेड़ है, ठीक है। इस पेड़ के ट्रंक को हमको काटना है। फिर काटने के बाद हमको क्या करना है कि हम चाहते हैं कि हमारा राइट साइड गिरे, राइट साइड गिरे, ठीक है। तो राइट साइड गिरे तो हमें क्या करना पड़ेगा, काटना किस तरह से काटेंगे। मान लो इस तरह से काटेंगे सिंपली, क्या कोई कहेगा कि ऐसा डायरेक्ट काट दीजिए। डायरेक्ट काटेंगे तो क्या करेगा कि इधर भी गिर सकता है, इधर भी गिर सकता है, राइट लेफ्ट हो फ्रंट बैक दोनों कहीं कहीं भी गिर सकता है, ठीक है। लेकिन हमको पर्टिकुलर डायरेक्शन में गिराना है। उस डायरेक्शन में गिराना है तो सबसे पहले उसका पर्पस क्या होता है कि नीचे की ओर जिस डायरेक्शन में गिराना है उसके अपोजिट, मान लो कि हमको इधर गिराना है राइट साइड में, ठीक है। राइट साइड में गिराना है तो हमको उसके अपोजिट क्या करना पड़ेगा,
उसके अपोजिट जो है ये जमीन है हमारा, ये जमीन है, ठीक है, ये जमीन है। इसकी जमीन से मान लो कि ये हमारा क्या बोले, मिट्टी है, ठीक है, यहाँ से हमारा पेड़ कॉन्टैक्ट ऑफ एयर में, इससे थोड़ा सा ऊपर हट के जिस साइड हमें गिराना है उसके अपोजिट साइड ये पेड़ का हमारा डायमीटर सेंटर मान के चलो, ठीक है, ये सेंटर ऑफ एती है, सीजी है हमारा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस तरह से एक वेजिंग कट करना है उसके अपोजिट साइड, उसके अपोजिट साइड में क्या करना है, उसके अपोजिट साइड हमें इस तरह से वेज कट करना पड़ेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जस्ट थोड़ा सा हट के। पूरा हम उस तरह से नहीं कर रहे हैं, पूरा जो है हम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सेंटर ऑफ ग्रेविटी से थोड़ा सा हट के, ठीक है। मान लो ये ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इससे हम थोड़ा सा हट के, ये पूरा ऐसे नहीं करना है, ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा हट के इसको वेज काट देंगे। उसके बाद क्या करना है, उसकी जब इस साइड गिराना है तो हमको लेफ्ट राइट साइड में, फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे उसके बाद क्या करना है, मेन कट हमें यहाँ लगाना है, मेन कट हमें यहाँ लगाना है। अभी उसके रस्सी से क्या करना है, रस्सी से पकड़ के पेड़ को इस साइड पुल करना है, और इसका जो अपोजिट साइड है रस्सी को टाइट कर देना है। इस साइड मतलब कि राइट साइड पुल करेंगे, राइट साइड पुल करेंगे, और लेफ्ट साइड हमको रस्सी बस सपोर्ट के लिए रखना है। अभी जैसे ही क्या होगा कि आगे पीछे करने से, राइट लेफ्ट करने के बाद पेड़ जो है ऑटोमेटिक जो है राइट की ओर झुकना चालू कर देगा। उस हिसाब से हम पेड़ को काट सकते हैं। यहाँ तक क्लियर? चलो समझे। फेलिंग फेलिंग ऑफ किस प्रकार से हम छोड़ देंगे, ठीक है ना। ये देखो, ये पेड़ है, ट्रंक ऑफ ट्री है, ट्रंक ऑफ ट्री है। पहले तो उसके नीचे एक कट मारा, ठीक है, उसके नीचे एक कट मारा। अब फिर उसके ऊपर अपोजिट साइड कट मारा। हमको पेड़ को गिराना है इस साइड, इसलिए पैरेलल कट ऊपर मारा, ठीक है। Felling of the to get timber, trees are knocked down or cut down or caused to fall down to the ground. This is not felling of the tree. The important factor to be remembered is the connection with the felling of the tree as well. Age of the tree. अब कोई भी पेड़ को नहीं काट सकते, एज ऑफ ट्री कम से कम मैच्योर होना चाहिए, ठीक है। अब मान लो कि कोई कहेगा कि इमेच्योर पेड़ काटेंगे, इमेच्योर पेड़ काटोगे तो उसका स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं होगा, उसका स्ट्रेंथ हम रिजिडिटी टफनेस वो नहीं प्रोवाइड होगा। अब कोई मैच्योर हो गया तो ओल्ड पेड़ काटे, पुराना पेड़ काटे, तो पुराना पेड़ काटने में भी दिक्कत है क्या कि लकड़ी सड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। दोनों कंडीशन है, ना ही हमें पहले काटना है ना ही हमें ज्यादा बाद में काटना है। हमें मैच्योर मैच्योर अगर कर गया है पे, जो कि 50 साल के अप्रोक्सीमेटली मैच्योर कर जाता है, 50 साल बाद हमको पेड़ काटना है। 50 साल से पहले भी नहीं, 50 साल के बाद भी नहीं, ठीक है। जनरल आइडिया। एज ऑफ टी हमारा क्या करा, द ट्री शुड बी फेल द tree should be felled when they have just matured or when they are very near to the maturity. If they are felled before they have attained the maturity, the sap would be in excess. पहले पहले काट दोगे तो सैप वुड होता है वो एक्सेस में होगा, एंड द टिम्बर ऑफ फॉस्फेट वुड नॉट बी ड्यूरेबल एंड इट विल बी इन लेस क्वांटिटी। मान लो कि कोई पेड़ का ग्रोथ डायमीटर इतना ही बढ़ा है, 10 साल बाद अभी इतना होता, इतना लकड़ी हमको नहीं ना मिला, इतना तो लॉस हो गया। एक तो पहले काट दिए तो सैपवुड भी हमारा एक्सेस में, सैपवुड हमारा कम रहना चाहिए लकड़ी में काटने से, क्यों तो हम इसलिए रहना चाहिए कि सैपवुड जो मॉइस्चर कंटेंट करता है, जिसके कारण कि काटने के बाद हमारा लकड़ी में रस्टिंग करने रॉटिंग हो सकता है। ओके, द एज ऑफ गुड फेलिंग ट्रीज वैरीज फ्रॉम 50 to 100 ईयर्स, 50 से 100 साल के बीच में हमको काटना है। अब मेथड ऑफ फेलिंग हम बता ही चुके हैं, जिस साइड काटना है, मान लो कि लेफ्ट इस साइड हमें गिराना है, उसके उसके अपोजिट साइड पहले तो एक वेज कट करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, इस साइड काटना है उसको एक पैरेलल इस कट करेंगे, और फिर रस्सी से बांध के आगे पीछे करके इस तक गिरा देंगे। The tree should be felled by the experienced person. The tree should not be cut. The tree should be cut from a place a little above his roots and very near to the ground. Such a practice would help in getting more timber from that trunk. अब जमीन से थोड़ा ही नीचे काटना है ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा लकड़ी मिल सके। अब ऐसा नहीं है कि ये 1 फीट 2 फीट ऊपर हम काट रहे हैं, वैसा नहीं, जमीन के नियर ही रहना चाहिए। द प्रोसेस ऑफ फेलिंग is as follows. A cut is marked at the lowest possible point of the trunk. It is extended beyond the center of gravity to the cross section of the tree on the cut on the left side.
This cut should be made on the side of the opposite on which it is desired to be filled. मतलब इस साइड हमें फिल करना है, उसके अपोजिट साइड में हमें कट मारना पड़ेगा। अनदर पैरेलल कट, उसी के पैरेलली काटना है हमें, जिस साइड में हमें पेड़ गिराना है। ठीक है, the top of the tree is then tied with the rope, ऊपर से फिर रस्सी से बांधो in order full diametrically opposite side। मान लो कि पेड़ का क्रॉस सेक्शन इधर से बांध दो, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। the rope is the rope on the side the rope on the side the tree is to be filled is pulled, मतलब जिस साइड हमें गिराना उस साइड रोप पुल करना है। एंड एट द सेम टाइम द रोप ऑन द अपोजिट साइड इज स्लोली लूज, धीरे धीरे उस अपोजिट साइड वाले रस्सी को धीरे धीरे लूज करना पड़ेगा। by suitable swinging the tree, the trunk of the tree will break at the level of the cut, and it is then slowly allowed to fall gently on the ground. The levers cutting the tree should shift away with a general to avoid any accidents. The branches are chopped off and अब देखो लकड़ी काटने के बाद तुरंत उसके सामने ना वैसे ही तुरंत क्या करना है, उस तरह से छोड़ नहीं देना चाहिए हमें। ठीक है, द लॉग टू बी कट इज रिक्वायर्ड एज, मतलब कि लकड़ी काट के ऐसा नहीं कि छोड़ के रख दिए हैं, अब 5-10 दिन बाद आ गए फिर उसके बाद हम लकड़ी का उठा रहे हैं। ठीक है, उस हिसाब से हमें क्या करना है, इट इज हमें तुरंत क्या करना है कि सबसे पहले एज अर्ली एज पॉसिबल द लॉग इज सॉन, लॉग मतलब कि लकड़ी का जो कटा हुआ पोर्शन है उसको लॉग बोला जाता है। लॉग इज सॉन एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके हमको अपना सॉफ कर देना है। सॉफ करने का मतलब है कटिंग कर देना है। The timber should be protected from the rapid drying and possible attack from the insect. The various appliances required in the process of felling of the tree include axe, rope, saw, wedge, wire, cable. A wedge is used to relieve the blade of the saw, and at the same time, it is made to ascertain the reaction of the tree when it is struck. The number and the size of the wedges will be detailed. देखो वेज जो काटेंगे, ये जो वेज है ये वेज काटेंगे। ठीक है, इस तरह से वेज है, कितना नंबर ऑफ वेजेस काटना है डिपेंड करता है कि इंक्लिनेशन क्या है। मतलब कि सब पेड़ तो सीधा होता नहीं है ना, कुछ पेड़ हमारा इस तरह से तिरछा भी होता है। अब सब पेड़ का इस तरह से नहीं ना, उस तरह से स्ट्रेट वर्टिकल रहेगा, तो उस हिसाब से हमें वेज काटना है। ठीक है, तो ये हम लगते हैं क्लास इतना रख देते हैं, आधा घंटा से 1 घंटा से ऊपर हो गया ना। हेलो, यस सर। हाँ, एक चीज ये पढ़ लेते हैं, ये पॉइंट हमारा छूट गया। सीजन प्रोफाइलिंग, पेड़ जब काटते हैं तो पेड़ काटने में कोई भी समय नहीं काटना है, कोई पर्टिकुलर सीजन होना चाहिए। अब बरसात के समय काटोगे तो वो नहीं काटना है। क्यों नहीं काटना है? बरसात के समय जो सैप है, जो पेड़ है, सैप करने का मतलब है वो पेड़ हमारा गीला रहता है, जिसके कारण सड़ने का चांस ज्यादा रहेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद गर्मी के समय भी नहीं काटना है। क्यों नहीं काटना है गर्मी के समय? क्योंकि जो हमारा है वो ज्यादा ड्राई हो जाता है। ठीक है, तो हमारा जब जो ज्यादा ड्राई हो जाता है, जिसके कारण सैप हमारा ज्यादा ड्राई हो जाएगा, कोई चीज ज्यादा सूख जाएगा, तो उसमें क्या होता है, क्रैक्स आ जाएगा। ठीक है, गर्मी के समय भी हमें क्या करना है कि सिंपली विंटर के सीजन में काटना है। सबसे बेस्ट टाइमिंग हमारा इंडियन ट्रॉपिकल कंडीशन में ठंड के समय पेड़ काटना है। सीजन फॉर फेलिंग हमारा पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद ओवर पढ़ देंगे। ठीक है, कोई तुम लोग आते नहीं हो क्लास में, कोई लड़का लगता नहीं है अभी, बहुत कम बच्चे हैं। सीजन फॉर फेलिंग देख लो, द ट्री शुड बी फेल्ड व्हेन इट, देखो ये मेन इंपॉर्टेंट पंच लाइन है। द ट्री शुड बी फेल्ड व्हेन द सैप इज एट रेस्ट। जब सैप में जो विगोरस मोशन होता है, सैप में विगोरस मोशन कब होगा? पानी सोख रहा है, फूड को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ये विगोरस मोशन बरसात के समय हो सकता है। ठीक है, वो सब उस समय नहीं काटना है। when the sap is at rest, the season for felling of the tree should be carefully determined, keeping in mind the climatic condition of the locality and the type of the trees। किस तरह का पेड़ है? in autumn and the spring, autumn मतलब बरसात और ठंड, ये spring में the sap is in vigorous motion and hence felling of trees in this season should be avoid करना है। in hilly areas, लेकिन हाँ ट्रॉपिकल कंडीशन में तो बोल दिए, प्लेन एरियाज में, हिली एरियाज में समर के टाइम करना है, क्योंकि हिली एरियाज में समर के टाइम हमारा हल्का मॉइस्चर ये रहता है ना। विंटर के समय हमारा हेवी रेनफॉल हो जाएगा ना हिली एरियाज में, हेवी रेनफॉल इन विंटर होता है। हिली एरियाज मिड समर वुड बी द प्रॉपर सीजन फॉर द सेलिंग ऑफ द ट्रीज एज देयर इज हेवी रेनफॉल इन विंटर। विंटर में हमारा हिली एरिया में हेवी रेनफॉल होता है, इससे
मिड समर में हमें पेड़ काटना है। फॉर द प्लेन एरिया में मिड विंटर में हमें पेड़ काटना है। वुड बी द प्रॉपर फॉर द फिलिंग एज इन द समर में वाटर content in the sap would easily be evaporated and it will lead to the formation of cracks। ठीक है, हिली एरिया में हमें क्या करना है, मिड समर में पेड़ काटना है, और प्लेन एरिया में हमारा मिड विंटर में पेड़ काटना है। क्यों मिड विंटर में पेड़ काटना है, समर में क्यों नहीं काटना है, क्योंकि गर्मी के समय क्रैक आ सकता है, और हिली एरिया में जब बरसात सॉरी विंटर के समय हेवी रेनफॉल होता है। ठीक है, उस हिसाब से हमें पेड़ काटना है। तो अभी यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। अभी हमको गला सूख रहा है, अभी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। ठीक है, ओके सर। तो अटेंडेंस लेना तो फिर लीव कर लेना। ठीक है, ओके सर। और ओके, थैंक यू टू ऑल। थैंक यू सर।